चलिए, तो हम लोग आज पहले प्रैक्टिकल 2 को समझते हैं। प्रैक्टिकल 2 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं इस पर आऊं उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल 2 और प्रैक्टिकल 3 समझाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म समझाना चाहता हूं जो इकोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपको ये टर्म नहीं आता है तो आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा। तो कुछ टर्म है, आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको आता होगा तो आप जवाब दीजिए। एक टर्म है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। एक टर्म है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और एक टर्म है कम्युनिटी। 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 आपको क्या लगता है ये तीनों टर्म एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग लिखा है तो अलग अलग ही होगा है। क्या है भाई अलग, इसमें क्या डिफरेंस? चल इधर आ जाओ। अगर देसी भाषा में समझा रहा है, ज्यादा कोई इंग्लिश नहीं, ज्यादा कोई साइंस विज्ञान नहीं, एकदम देसी भाषा में समझना है आपको, ठीक है? आपको देसी भाषा में समझना है। मान लो ये कौन है? एक महिला है, ठीक है? ये एक महिला है, ये एक महिला है। अब ऐसा मैं और भी बहुत सारा महिला बनाऊंगा, पुरुष भी बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? तो मान लो एक और महिला है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अलग अलग है। इसका सारा पार्ट इधर है, इसका सारा आधा इधर आधा। ये डिफरेंस क्यों बना रहा हूँ? अभी काम इसका यूज भी लेंगे। हाँ अभी देखो एक और महिला बना दे रहा हूँ, पुरुष बना दूंगा, ठीक है? पुरुष खुश नहीं रहता, पुरुष बनाऊंगा तो उदास कर देगा, ठीक है? तो ये तीनों ये एक ऑर्गेनिज्म है अपने आप में, ये एक ऑर्गेनिज्म है अपने आप में, और ये भी एक ऑर्गेनिज्म है अपने आप में। चलिए अब आपके सामने मैं बना रहा हूं कुछ और। ये क्या लग रहा है आपको? कौन बन रही है? ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए कि क्या है? बर्ड, ठीक है? ये सारा बर्ड को बना है। ये एक इंडिविजुअल बर्ड अपने आप में क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है? चलो आपको कौन सा पेड़ पौधा पसंद है बताना जल्दी से। मैंगो, आम, चलो जी, क्या आम लिखा दो इसमें? इलाम, ठीक है? ये एक मैंगो। और बताओ कौन सा पसंद है? लीची, चलो ठीक है भाई, भाई लीची का तो गुच्छा होता है ना, ये अपने आप में क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, और ये भी अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। आप अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म हो, ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, मैं अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। दुनिया का कोई भी एक लिविंग इंडिविजुअल को ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। एक बॉडी को, लिविंग बॉडी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। एक ही स्पीशीज के कई सुना ध्यान से कह रहा हूं, एक ही स्पीशीज के कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला हूं, मतलब कई सारे लिविंग बॉडी का कलेक्शन का ग्रुप पॉपुलेशन। अब इसमें एक वर्ड आया स्पीशीज, तो पहले हमें समझना पड़ेगा स्पीशीज क्या होता है। डू यू नो स्पीशीज? क्या होता है स्पीशीज? क्या होता है स्पीशीज? अरे कुछ तो बोलो, स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज इज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या टैक्सोनॉमिकल रैंक। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें कई सारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और टैक्सोनॉमिकल रैंक है। उसमें जो स्मॉलेस्ट रैंक है वो कौन है? स्पीशीज। अब स्पीशीज को डिफाइन करने के कई सारे कंसेप्ट आए, उसमें से जो दुनिया मानती है वो अर्नेस्ट मेयर का दिया हुआ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है। कौन सा कॉन्सेप्ट? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है?
कि आप दो ऑर्गेनिज्म को कब सेम स्पीशीज का बोलेंगे? आप दो ऑर्गेनिज्म को कब सेम स्पीशीज का बोलेंगे? कब सेम स्पीशीज का बोलेंगे? तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये कौन हो रही थी? बर्ड, है ना? अब आपके सामने बहुत सारे इंडिविजुअल हैं। तो अगर आप कहना चाह रहे हैं कि ये और ये आपस में सेम स्पीशीज के हैं, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? और आप अगर कहना चाह रहे हैं कि ये और ये आपस में सेम स्पीशीज के नहीं है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? ऐसे कई सारे क्राइटेरिया दिया है साइंटिस्टों ने, लेकिन दुनिया किसको मानती है? अर्नेस्ट मेयर का दिया हुआ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। उनके अकॉर्डिंग यदि दुनिया का कोई भी दो इंडिविजुअल ए और बी मान लो, दो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपस में नेचुरली, जबरदस्ती नहीं, नेचुरली इंटरब्रीडिंग करके अपने जैसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पाए, तो वो दोनों जो इंटरब्रीड कर रहे हैं वो दोनों सेम स्पीशीज के माने जाएंगे, अदरवाइज सेम स्पीशीज के नहीं माने जाएंगे। यानी कि मान लो कि ये ए स्पीशीज है, मान लो कि ये ए स्पीशीज है और ये बी स्पीशीज, मतलब ए ऑर्गेनिज्म है और ये बी ऑर्गेनिज्म है, और अगर आप इसको सेम स्पीशीज का कहना चाहते हो तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? यदि ए और बी बिना किसी फोर्स के आपस में नेचुरली पास आए, इंटरब्रीडिंग करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें और इससे कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बने और वो नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लायक हो, तो ये ए और बी ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के माने जाएंगे। ये कंसेप्ट किसका था? अर्नेस्ट मेयर का बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो मान लो कि अगर ये और ये ए और बी ये दोनों आपस में नेचुरली इंटरब्रीडिंग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये अलग स्पीशीज का है और ये अलग। मान लो कि ये और ये आपस में नेचुरली इंटरब्रीडिंग कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब, और इंटरब्रीडिंग करके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पा रहे, इसका मतलब ये दोनों सेम। आप देखो जो दोनों आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, लगभग उनका शकल, उनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा है, दिख रहा है? उनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा है, लेकिन मॉर्फोलॉजी के आधार पर इन दोनों को सेम स्पीशीज का बोला नहीं गया है। इनको किस आधार पर बोला गया है? कि दोनों आपस में नेचुरली इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पा रहे हैं, तो ये ए और बी सेम स्पीशीज के माने जाएंगे। तो बताओ कि ये और ये अगर आपस में नेचुरली इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पा रहे हैं, तो ये दोनों सेम स्पीशीज के माने जाएंगे या डिफरेंट स्पीशीज के? मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म 1 है और ये ऑर्गेनिज्म 2 है, तो ये दोनों एक ही स्पीशीज के माने जाएंगे कि अलग-अलग? ये दोनों एक ही स्पीशीज के माने जाएंगे। मान लो स्पीशीज ए। अब मान लो कि ये दोनों आपस में नेचुरली इंटरब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये ए स्पीशीज की है और ये कोई अदर ऑर्गेनिज्म है जो बी स्पीशीज का है। ये डाउट मत पूछ लेना, बहुत पहले 2018 में बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर ये दोनों आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग करके ऑफस्प्रिंग बना पाएंगे, तो ये और ये सेम स्पीशीज के हैं। अच्छा सर, अगर इसके जैसा एक और हो, समझ के डाउट आप? 2018 में जब मैं शायद नया पढ़ाना शुरू किया था, तब बच्चे मेरे मजे ले लेते थे, हालांकि आज इसका उल्टा हो गया है, ठीक है? तो बच्चों ने मेरे से डाउट पूछ दिया कि सर आप इस दोनों को सेम स्पीशीज का बता रहे हैं, दोनों ए स्पीशीज का, तो क्या सर ये बी स्पीशीज का है? नहीं, समझ में आया डाउट? यस। सोचो तो कितना भयंकर डाउट हुआ होगा। तो मैंने उसको जवाब तो दे दिया, मैंने तो उससे सवाल कर दिया ना, मैंने तो उससे सवाल कर दिया ना कि मेरे डाउट का पहले जवाब दो। समझ में आया क्या? कि पहले मेरे डाउट का जवाब दो, उसके बाद हम आपके डाउट का जवाब दे देंगे, उसके बाद उसका डाउट खत्म हो गया। समझ में आ गया? अरे भाई साहब, बायोलॉजी लिखा है यहाँ, अंडरस्टूड है, बोलने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी कैसे का है? अल्टीमेट गोल आपका लाइफ का क्या है? बायोलॉजिकली टू प्रोड्यूस एनिमल्स ऑफ देयर ऑन टाइम। बायोलॉजी मींस रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं।
और रिप्रोडक्शन मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस एक मेल और एक फीमेल। अंडरस्टूड है? ये बोलना पड़ेगा क्या? अंडरस्टूड है? एक मेल एक फीमेल। फिर जबरदस्ती मेल मेल को सेम स्पीशीज का बुलवा रहे हैं, फीमेल फीमेल को बुलवा लेंगे। ऐसा फर्जी सवाल एक स्टैंडर्ड के सामने मत कर देना, नहीं तो वो भी ऐसे ही जैसे इसने इधर पूछा मैंने इधर पूछ दिया। अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल फीमेल की, क्योंकि बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो रही है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि स्पीशीज दो मेंबर सेम स्पीशीज के तब कहे जाएंगे जब वो दोनों आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पाए। तो स्पीशीज आप समझ चुके, ऑर्गेनिज्म आप समझ चुके, और बात है पॉपुलेशन पर। अब चाहे ये महिला हो, है ना, और भी जिसकी पड़ोसन है ये वाली महिला, है ना, और वो दास पुरुष का सौदाती होता है ना, ये सब एक जगह रहते हैं, ये सब एक जगह रहते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ या ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इनहैबिटिंग, मतलब रह रहे, इनहैबिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो बताइए क्या कहलाएगा? ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसान का आबादी। ऐसे ही ये किसका आबादी है? बर्ड का आबादी। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? मैंगो ट्री, बहुत सारे क्या हैं? मैंगो ट्री। मैंगो ट्री भी एक नहीं है, बहुत सारा मैंगो, तो ये क्या होता है? मैंगो पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसी को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अब देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर ह्यूमन भी रह रहा है, चिड़िया भी रह रही है, प्लांट भी रह रहा है। ये सब जहां रह रहे हैं, इंसान कोई चीज बर्ड को दे रहा है दाना पानी, बदले में इसका मांस खा रहा है, फ्री में थोड़ी नहीं दे रहा है, ठीक है। ये इंसान इस प्लांट को क्या दे रहा है? खाद्य पानी, बदले में इसका भोजन खा रहा है। आपस में लेन देन चल रहा है लिविंग इंडिविजुअल के बीच में, और साथ ही साथ लाइट एबाइडिंग फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, इन सबको यूटिलाइज कर रहा है। द ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड एज कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन बोलेंगे तो सिंगल स्पीशीज, कम्युनिटी बोलेंगे तो मोर देन वन स्पीशीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड एज पॉपुलेशन। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन भी तो बोल सकते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन कॉल्ड एज कम्युनिटी। आई थिंक आपको ऑर्गेनिज्म क्लियर है, पॉपुलेशन क्लियर है और कम्युनिटी क्लियर है। तो बता, कम्युनिटी में एक प्रकार के स्पीशीज रह रहे हैं कि एक से अधिक प्रकार के स्पीशीज? और जब भी कहीं पर एक से अधिक प्रकार की चीजें आती है तो बात वर्चस्व की आती है। वर्चस्व समझते हो? डोमिनेंस, वर्चस्व। और वर्चस्व जमाने के लिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि आप अपना साइज या अपना नंबर उस एरिया में फैला लो, तभी आपका वर्चस्व चलेगा। छोटे मोटे हो, एक दो मेंबर ही हैं, वर्चस्व जमाने की कोशिश करोगे, कोई आगे पर आगे निकल लेगा, तो कोई वर्चस्व आपका वहां चलेगा नहीं। अगर आपको वर्चस्व जमाना है तो आपकी या तो साइज बड़ी होनी चाहिए या नंबर बड़ा होना चाहिए या दोनों बड़ा होना चाहिए। अगर आपका ये सब नहीं है तो आप इंटेलिजेंट इतने हो, लाइन का नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता है लाइन का फॉरेस्ट में, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है और डोमिनेट भी करता है। तो इस बात आपको इकोलॉजी में बताएंगे। आज हम आपसे क्या बात करने वाले हैं? पॉपुलेशन से रिलेटेड एक चीज, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बात करने वाले हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। एक हम आपसे बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी और एक हम आपसे बात करेंगे पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बता दो, एक चीज है अलग अलग, ऐसी बात अलग अलग लिखा है, ठीक है। तो अंतर क्या है दोनों में? सब तो गणित का हिस्सा हो गया, तो सर बायोलॉजी थोड़ी है, डेंसिटी फ्रीक्वेंसी सब तो गणित हो गया, मैथ। और उसे छोड़ने के लिए सर बायोलॉजी लिए थे। सर हम यहाँ तक बता सकते हैं पॉपुलेशन क्या होता है, ये यहाँ तक बायोलॉजी है, यहाँ तक बायोलॉजी है, उसके बाद तो गणित आ गया सर, है ना। क्या करें, छोड़ दें? पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी गणित के तरीके से बताऊं कि देसी भाषा में बताऊं? गणित में घुसोगे फंसोगे। गणित इतना आराम होता, बायोलॉजी लेते ही नहीं ना, ठीक है, एकदम देसी भाषा में समझो, ठीक है।
अब मान लो कि यहाँ पे आप सभी 28 बच्चे हो, है ना, तो हालांकि सब ह्यूमन ही हो। अब ये क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन। अब मान लो इधर 2-4 कुत्ता बिल्ली भी घुस गया, उधर से वो भेड़ घुस गया, एक लायन आ गया, टाइगर आ गया, तो ये सब क्या बन गया, कम्युनिटी। अब सब एनिमल ही है, सब एनिमल ही है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे कुत्ता कितना पाया जा रहा है, यहाँ पर शेर कितना पाया जा रहा है, यहाँ पर डॉग कितना, वही कुत्ता हो गया, कैट कितना पाया जा रहा है, और यहाँ पर इंसान कितना पाया जा रहा है। ये जो हम चर्चा करते हैं, दिस इज डेंसिटी, मतलब ये एरिया इंसानों से भरा हुआ है, डेंस है। डेंस का मतलब भरा हुआ है। यहाँ पे शेर भी आएगा तो कोने में घुस के रहेगा, क्योंकि इंसान यहाँ पे ज्यादा है। मतलब डेंस मतलब घनत्व, मतलब कि इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, एनिमल बहुत सारे रह रहे हैं। कौन कितना है इस एरिया में, ये उसका डेंसिटी है, ये उसका डेंसिटी है। जैसे मान लो कि ये एरिया 1/1 मीटर स्क्वायर है, मानने कोई दिक्कत है? यहाँ पे इंसान कितना है, 28, तो इंसान का डेंसिटी कितना है? अब मान लो कि ये ऐसा एक एरिया आपने लिया 1/1 का, और ऐसा 10 को एरिया ले लो आप 1/1 का। किसी एक एरिया में जाकर थोड़ी बता दोगे कि वहां इंसान डोमिनेट कर रहा है, सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा ना, 10 को एरिया, और 10 जगह के आप क्या किए, जाके इंसान का काउंटिंग किए। इंसान का क्या किए, काउंटिंग। माने यहाँ 28 आया, दूसरी जगह 25 आया, तीसरी जगह 26 आया। अब क्या करोगे, 10 जगह जितना है उस सबको जोड़ दोगे, उस सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे। और सैंपल कितना दिया आपने, 10, तो 10 से क्या करोगे, उसको डिवाइड कर देंगे, 10 से क्या करोगे, उसको डिवाइड। अब मुझे बताओ कि ये क्या चीज हो जाएगा, ये उसका डेंसिटी हो जाएगा, किसका, इंसान का। कैसे ही शेर का निकलेगा, कैसे कुत्ता का निकलेगा, अभी हम निकालेंगे। और हम जो है बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं किसकी, प्लांट स्पीशीज की। किसकी, प्लांट स्पीशीज। यानी हम एक प्लांट कम्युनिटी में पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज का क्या निकालने वाले हैं, डेंसिटी। और डेंसिटी जब निकालना सीख लेंगे तो फ्रीक्वेंसी एक बार निकल जाएगा, उसके लिए को बहुत बड़ा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपको डेंसिटी समझना पड़ेगा कि अगर आपसे पूछे डेंसिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि एक कम्युनिटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज कितना पाया जाता है। कम्युनिटी बड़ा कम्युनिटी है, तो उसमें से एक एरिया ये ले लिए, एक एरिया वो ले लिए, मान लो 10 सैंपल ले लिए, 10 सैंपल, उसके क्या बोलेंगे, सैंपलिंग यूनिट। और सब में जाके क्या किया, उस स्पीशीज का काउंटिंग की और उसको उतना से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया उसका डेंसिटी। ऐसे ही उसमें एक ही स्पीशीज थोड़ी होगा, और भी तो स्पीशीज होगा, सबका स्पीशीज निकाले, सबका पॉपुलेशन डेंसिटी निकाले। तो बताओ इससे आपको क्या आइडिया मिलेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां आप स्टडी कर रहे हो, वहां पे किसका डेंसिटी ज्यादा और किसका डेंसिटी कम। अब आप सोचोगे सर ये पता ही क्यों कर रहे हैं, इतने बेरोजगार तो नहीं है, आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, एग्जाम में आएगा इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं, माइनर एक्सपेरिमेंट 4 नंबर आएगा, 5 नंबर, तो क्यों पढ़ रहे हैं, छोड़ दें, नॉलेज के लिए। अच्छा, नॉलेज के लिए पढ़ाई होता है नॉलेज के लिए पढ़ाई होता है। मैं तो नहीं पढ़ा भाई नॉलेज के लिए, मैं तो पैसा कमाने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं खुद पॉइंट बोलता हूँ, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहा हूँ। हाँ, और क्या, पैसे कमाने के 1000 तरीके, उसमें से एक तरीका पढ़ाई करना। वो फर्जी वाला बात नहीं कि हम ज्ञान नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं होता है, ठीक है, वो सब मोह माया है ठीक है, वो सब मोह माया, पैसा कमाने के लिए पढ़े भाई, सीधी सी बात है। आप क्यों पढ़ रहे हैं, अभी पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम ये वाले स्टडी की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन स्टडी आप क्यों कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टडी क्यों कर रहे हैं। आप ये पता करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना स्पीशीज मिलता है, उसमें कितना किसका नंबर ज्यादा है, और क्या इंसान उसको एज अ फूड यूज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वेजिटेबल के तौर पे यूज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे आपको उस एरिया की खेती बाड़ी का अंदाजा लग जाएगा। आप वेजिटेशन पता करना चाहते हैं, वेजिटेशन का मतलब खेती बाड़ी। आप उस एरिया के सॉइल की फर्टिलिटी भी पता करना चाहते हैं, यहाँ पर कितना प्लांट होता है, जितना ज्यादा प्लांट होगा उसको खाने वाले एनिमल भी उतने ज्यादा होंगे, कुल मिलाकर वहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब आप इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि आप उस एरिया का क्या पता लगाना चाहते हैं, वेजिटेशन। तो अब हम सीधा चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे। आप ऑर्गेनिज्म समझ चुके हैं, पॉपुलेशन समझ चुके हैं, कम्युनिटी समझ चुके हैं,
और पॉपुलेशन डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी अभी समझाऊंगा। अब हम चलते हैं सीधा कहां, एक्सपेरिमेंट पर। और इसको अगर आप थ्योरेटिकली नहीं समझेंगे तो अभी आपको जनरल में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप कॉपी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम। एम क्या है, डॉक्टर बनना, तो स्टडी करना एम है। आपका उद्देश्य क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना, और क्या, ठीक है। तो आपका उद्देश्य क्या है, अभी नहीं लिखना है सब, बाद में लिखना। अच्छा, टू स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड से। अब क्वाड्रेट क्या होता है तो आजा दिखाता हूं। अभी मैं आपके सामने क्वाड्रेट बनाऊंगा, ये देखो, ये 4 डंडा है, इसको, ये डंडा जो आपको दिख रहा है ये 1 मीटर का है। कितने का है, 1 मीटर। ऐसा 4 डंडा है। अगर मैं चारों डंडा को जोड़ूंगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा, और कितने का बनेगा, 1/1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेट। और उस क्वाड्रेट के अंदर जितना प्लांट डेंसिटी आएगा उन सभी का एक एक करके क्या निकालने वाले हैं, डेंसिटी। तो बताओ आपका उद्देश्य क्या है, टू स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय व्हिच मेथड, क्वाड्रेट मेथड। और फिर आता है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के तौर पे आपको क्या चाहिए, मीटर स्केल। मीटर स्केल से मैंने 1 मीटर नाप लिया है, तो मीटर स्केल चाहिए होगा ना। फिर या तो आप बना बनाए क्वाड्रेट ले लो, जो मैं आपको बना बनाया दे रहा हूं। अगर ये क्वाड्रेट नहीं होता तो पता नहीं क्या करता, फिर मैं 4 को कांटी लाता, एक हथौड़ा लाता और धागा लाता, और एक लाता मीटर स्केल, और 4 कोना में क्या करता, कांटी, और 1-1 मीटर नाप के, और फिर उसको धागा से बांधता, और क्या तैयार हो जाता, क्वाड्रेट। उसमें मेहनत ज्यादा लगता, पता चला पत्थर है, वहां डाल रहे हैं हथौड़ी, कांटी डालने का, हथौड़ी टूट जा रहा है, ठीक है, मारा था कांटी का, हाथ मार का हाथ तोड़ लिए, ठीक है। तो इस तरह सब चीजों झंझट से बचने के लिए मैंने क्या किया, रेडीमेड का, हैंडमेड है, मैंने क्या बना लिया, क्वाड्रेट बना लिया। तो अगर आप मान लो कि आपके स्कूल में वो चीज नहीं होता, आप धागा से आपको करना पड़ता, तब आप रिक्वायरमेंट में क्या लिखते, क्वाड्रेट नहीं, तब आप क्या लिखते, नेल, नाखून वाला नेल नहीं, कांटी, चाबी, कील, हाँ। उसके बाद और क्या लिखते, थ्रेड, और क्या लिखते, हैमर। और मैंने उस तीनों वर्ड को हटा के क्या लिख दिया, सीधा यहाँ पे क्वाड्रेट। अभी मैंने बोला था पाइप लिखिए, वो पूरा क्वाड्रेट हो गया उसमें, ठीक है। अब आ रहा है क्या, पेपर। कौन सा पेपर, न्यूज़पेपर है, टेस्ट पेपर, रफ पेपर। कौन सा पेपर, रफ पेपर। रफ पेपर क्यों ले रहे हैं, आप जनरल में टेस्ट पेपर लेके एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं। सैंपल कहाँ लिखोगे, मोबाइल में नोट करोगे, मोबाइल है नहीं आपके पास, तो कहाँ नोट करोगे, पेपर। और मोबाइल में नोट करना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि पता चला मोबाइल में लिखोगे, टाइपिंग गलत हो गया तो लिखने में उतना गलती ना हो, जितना टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। मतलब पेपर, तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या लिखोगे, मीटर स्केल, है, क्वाड्रेट, पेपर। अब आते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या, हेड मास्टर, मतलब, तो यहाँ तो प्रिंसिपल लिखा है, स्पेलिंग अलग होता है, ठीक है। तो PRINCIPL, इसका मतलब क्या होता है, और प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे गलती करके लिख देते हैं वहां पे प्रिंसिपल, ठीक है, सब जगह प्रिंसिपल लिख देते हैं। अब प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये डेंसिटी क्या होता है बताया, कि पर यूनिट एरिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज मिल रहे हैं उसमें से किसी एक प्लांट स्पीशीज कितना पाया जा रहा है, यही उसका क्या है, डेंसिटी। एक बात बताओ, आज यहाँ पे 28 को इंसान बैठ के पढ़ रहा है, 2-4 को कुत्ता बिल्ली भी पढ़ रहा है, कुत्ता बिल्ली को मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, और इंसान को समझ में आ रहा है, तो इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है। अब मैं खराब पढ़ाने लगूंगा तो इंसान भाग जाएगा, हो सकता है कुत्ता बिल्ली को पसंद हो जाए, कुत्ता बिल्ली ज्यादा आ जाए। इसका मतलब ये डेंसिटी चेंज हो सकता है, कुत्ता बिल्ली का भी चेंज हो गया और इंसान का भी चेंज हो गया। तो कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। जैसे सनलाइट क्या हो गया, नॉन लिविंग, टेम्परेचर क्या हो गया, नॉन लिविंग, वाटर क्या हो गया, नॉन लिविंग, सॉइल क्या हो गया, नॉन लिविंग, रेनफॉल क्या हो गया, नॉन लिविंग। ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर, जो किसी भी एरिया में प्लांट वेजिटेशन को अफेक्ट करता है और प्लांट डेंसिटी को अफेक्ट। मान लो कि वर्षा कम हुआ तो जो प्लांट स्पीशीज बारिश में उगता था वो कम उगेगा, ज्यादा हुआ तो ज्यादा उगेगा। सनलाइट किसी को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा उगेगा, किसी को कम चाहिए तो ज्यादा सनलाइट आएगा तो मर जाएंगे।
इसका मतलब ए बायोटिक फैक्टर से प्लांट डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ऐसा बायोटिक फैक्टर से भी हो सकता है। मान लो कि एक प्लांट, उसका पॉलिनेशन कराने वाला कोई एनिमल, इंसेक्ट था, अब वहां पे आ ही नहीं रहा है। या मान लो एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट था, पैरासाइट होस्ट था प्लांट में, इसका मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट या किसी दूसरे एनिमल या बैक्टीरिया पर डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, बायोटिक डिपेंडेंस। इसका मतलब बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर मिलकर उस एरिया की प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित कर सकते हैं। और दुनिया में कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो इसको चेंज होने से रोक ले। हो रहा है, होता आया है, होता रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर ना कभी कांस्टेंट था, ना कभी कांस्टेंट है, और ना ही भविष्य में कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आज जो आप जंगल में रहकर पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल के आओगे और आपका एग्जाम होगा फरवरी में, तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम की पॉपुलेशन डेंसिटी यही आ जाए। समझ में आया क्या? तो बच्चा क्या करता है, जब एक कॉपी बना लेता है एक्सपेरिमेंट करके, अभी बना लिया, एग्जाम में आता है तो बच्चा इसका चीट पुर्जा बना के लेके जाता है, यही कॉपी का छोटा सा पुर्जा बना के सेम छाप देगा एग्जाम वाला कॉपी में। और अगर एक्सटर्नल थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसकी संभावना ज्यादा है, सीबीएसई का प्रैक्टिकल है, इसलिए अगर पढ़ा लिखा हो, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर पढ़ा लिखा हो वो देख लेगा कि अक्टूबर में एक्सपेरिमेंट हुआ, तभी बारिश का मौसम था और एग्जाम हो रहा है इसका मार्च में, गर्मी आ चुका है, ठंडे जाके गर्मी आ चुका है, ना जाने कितना ए बायोटिक फैक्टर चेंज हुए होंगे, और ए बायोटिक फैक्टर चेंज होने की वजह से बायोटिक फैक्टर, और ये बच्चा का डाटा भी देखो एग्जैक्ट सेम आ रहा है, प्लांट डाइवर्सिटी मतलब प्लांट डेंसिटी, और भी हर स्पीशीज का सेम आ रहा है। तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको एक शब्द नहीं मिलेगा, वो आपको जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा आपको। समझ में आ गया? क्योंकि इतना बड़ा मिस्टेक तो आपको बोल के अपना माथा पे क्यों करे, छोटा मिस्टेक करेगा तो आपको टोके, वो सीधा समझ गया कि आप चोरी कर रहे हो। भाई ऐसा कैसे सकता है, एकदम सेम आ जाए, सिमिलर है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग जब रिसर्च करते थे, प्रैक्टिकल होता था वहां पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते थे, एक्सपेरिमेंट को ट्रिप्लिकेट कराया जाता था। ट्रिप्लिकेट क्यों? सैंपलिंग एरर को रिमूव करने के लिए। तो बच्चा क्या करता था, तीनों बार सेम डाटा कॉपी पे लिख देता था, बाकी 3 घंटा बैठ के मोबाइल चलाता था। अब बताओ, अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, आप डाटा रेप्लिकेट कर रहे हो, ट्रिप्लिकेट कर रहे हो, तो कम से कम थोड़ा सा चेंजेस भी तो कर दो, ताकि पकड़ाओ नहीं। चोरी भी ऐसा करो कि पकड़ाओ नहीं, चोरी भी कर रहे हो और पकड़ा भी रहे हो, खाट चोरी कर रहे हो, चोरी ऐसा करो जो पकड़ाओ नहीं। अगर आप डाटा मैनिपुलेशन भी कर रहे हो तो ऐसा करो कि वेरिएशन से भी आपको समझ में आए कि हाँ भाई, डाटा वेरिएशन करने के बाद भी किसान के पास इतना दिमाग था कि डाटा वेरिएशन में भी थोड़े बहुत दिमाग को लगा के वेरिएशन किया है। अब मान लो इस दौरान वर्षा हो रहा है, अभी ठंड का समय आएगा, और इस दौरान यहाँ पर ऐसा प्लांट है जो ठंडा में ज्यादा होता है, तो आप डाटा में क्या करोगे, डाटा बढ़ाओगे कि घटाओगे? बढ़ाओगे। और कुछ प्लांट उसमें ऐसा था जो ठंडा में मर जाता है, उसका डेंसिटी भले आप नापो ना, जाके मेजर मत करो, लेकिन कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, आप जाके वहां क्या करोगे, उसको बढ़ाओगे और घटाओगे एज पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में रिलेशनशिप भी आता है। कौन सा रिलेशनशिप? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, जो मैं आपको इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, पैरासाइट, होस्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर रिलेशनशिप। अगर कोई प्रोड्यूसर है, किसी कंज्यूमर पे डिपेंड कर रहा है, कंज्यूमर ज्यादा आ गया तो प्रोड्यूसर का नंबर घट जाएगा। और मान लो कि वहां पर कोई प्रोड्यूसर है जो जिसको कंज्यूमर फायदा भी देता है, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब इकोलॉजी में पढ़ाएंगे। यानी कि दुनिया का कोई माई का लाल पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज होने से रोक नहीं सकता, वो तो चेंज नहीं होगा। यही भाषणबाजी मैंने किया, वही यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्टेन प्लांट स्पीशीज इन द कम्युनिटी परमिट एरिया। यानी कि एक कम्युनिटी में कहां, परमिट एरिया, और एक सर्टेन प्लांट स्पीशीज की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, यानी कि कितना पाया जा रहा है, वही क्या उस प्लांट स्पीशीज का डेंसिटी है। फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इन एनी यूनिट एरिया इज इट्स डेंसिटी। उसी को घुमा के बोल दिया कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्लांट स्पीशीज कितना पाया जा रहा है, वो उसका क्या है, डेंसिटी है। तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कोई एक सिंगल स्पीशीज रह नहीं रहा, वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि एक से ज्यादा स्पीशीज रह रहे होंगे, इंसान के साथ साथ कोई और एनिमल भी, प्लांट भी रह रहा होगा। फिर क्या लिखा, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन नेवर रिमेंस कांस्टेंट। लिख दिया, एक पॉपुलेशन में
जब ह्यूमन पॉपुलेशन में याद 28 और 28 पे 28 नहीं रहोगे तो बताओ क्या एक पॉपुलेशन में जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम नहीं रह रहा है तो उसका डेंसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। इट में इंक्रीज और ये डिक्रीज ड्यू टू मेनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। लाइक मान लो वहां पे कोई पैदा हो गया, नया पैदा हो गया तो बताओ इंडिविजुअल बढ़ गया, कोई मर गया इंडिविजुअल घट गया, किसी का माइग्रेशन हो गया, यहाँ से निकल गया बाहर कहीं और चला गया तो क्या हो गया? चेंज हो गया। कोई आ गया कहीं और से यहाँ आगे रहने लग गया तो क्या होगा? चेंज हो गया। तो माइग्रेशन, फूड के अधिकता हो गई या कमी हो गई, चेंज हो सकता है। इकोलॉजिकल रिलेशन, तो ये सब किस में आ जाएगा? बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक में कौन आ जाएगा? सनलाइट, टेंपरेचर, रेनफॉल। तो फाइनली अब पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करो, क्या होता है? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट टू द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स स्टडीड। और क्वाड्रेंट हम यहाँ कितना ले रहे हैं? 1/1 मीटर स्क्वायर का। तो आप मान लो 10 एरिया का स्टडी किए तो 10 एरिया में कितना है? 10 एरिया ले लिए और 10 एरिया में मान लो कोई प्लांट स्पीशीज यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 3, सबको जोड़ो डिवाइडेड बाय 10। वो क्या है उसका? डेंसिटी। तो यहाँ देखो लिखा है डेंसिटी which gives an idea of degree of competition is calculated as follow। बताओ अगर किसी प्लांट स्पीशीज का डेंसिटी ज्यादा है तो यानी कि उस प्लांट स्पीशीज में मेंबर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो बताओ उन सब के आपस में, प्लांट के बीच में या एनिमल में अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उन सब के आपस में रिसोर्स के लिए मारामारी होगा या आराम से चलेंगे? मारामारी होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो उस स्पीशीज के लिए क्या एक तरीके से प्रॉब्लम है, उस स्पीशीज के हर मेंबर के लिए क्या है? प्रॉब्लम है, कंपटीशन टफ है, जीना मुश्किल है। तो ये देखो डेंसिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मैंने एस भी लिखा है और एस ब्रैकेट में लिखा, मतलब एक मेंबर भी हो सकता है। कोई प्लांट एक क्वाड्रेंट में एक ही को मिले, ये भी हो सकता है, जीरो भी मिल सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इन ऑल सैंपलिंग यूनिट। सैंपलिंग यूनिट मतलब क्या? क्वाड्रेंट। तो मैंने फिर ब्रैकेट में एस लिखा है। हो सकता है कि एक प्लांट स्पीशीज 10 अगर स्टडी की और एक ही को सैंपल में मिला हो तो एस वहां पे नहीं लगेगा, और एक से ज्यादा में मिला तो एस लगेगा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स, और हमें एस लिख दिया क्योंकि स्टडी हमेशा एक से ज्यादा सैंपल में करेंगे तभी स्टडी क्या होगा? एक्यूरेट होगा। तो इसको क्यू से डिनोट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग को एस से डिनोट करेंगे। ये एस वो वाला एस नहीं है, यहाँ एस डिनोट करेंगे। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है। तो बताइए यहाँ प्रोसीजर में आप पास्ट टेंस लिखोगे कि प्रेजेंट टेंस? पास्ट टेंस। जो आप कर चुके हैं वही लिखा रहता है, तो मैंने यहाँ पर पास्ट टेंस ही लिख के आपको दे दिया प्रोसीजर। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? अरेंज एन क्वाड्रेंट ऑफ 1/1 मीटर स्क्वायर। यहाँ एन लिखाएगा कि ए लिखाएगा? बहुत बड़ा सवाल पूछ दिए क्या? एन लिखाएगा कि ए लिखाएगा? सोच लो आराम से। ए एन या ए? पक्का ना? सोच लो भाई। लोग हायर क्लासेस में चल जाते हैं, पीएचडी पहुंच जाते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, और जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो ग्रामरली का यूज करते हैं। ग्रामरली ऑनलाइन वेबसाइट होता है ग्रामर करेक्ट करने के लिए। भाई साहब आप रिसर्च करने लग गए और आपको इतना ज्ञान नहीं है कि क्यू के आगे हमेशा एन लगता है। क्यू से शुरू हो रहा है ना, तो उसके आगे हमेशा एन लगता है। ये धड़ल्ले गलती करता है। मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ कैसा गलती आते हो, आपको भविष्य में बहुत आगे जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेंट को अरेंज करेंगे। तो ये जो मैंने क्वाड्रेंट को अरेंज कर दिया, यही क्वाड्रेंट है, इसको अभी मैं अरेंज करूंगा तो आप देख लेना। क्वाड्रेंट अरेंज हो गया, तो अरेंज क्वाड्रेंट। दूसरा क्या होगा? मार्क 10 डिफरेंट फ्लूइड। हम कितना सैंपल ले रहे हैं? 10, और 10 सैंपल से जो डाटा आता है वो बहुत अच्छा डाटा आएगा, ठीक है। हम चाहते थे 4 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 10। तो एक ग्रुप को कितना सैंपल कलेक्ट करना है? 10 डिफरेंट एरिया का सैंपल कलेक्ट करना है। तो कुछ इधर वाले जंगल में चलेंगे, कुछ उधर चलेंगे, फिर थोड़ा और नीचे सर करेंगे। पूरा जंगल है आपका, स्कूल ही जंगल के बीच में है, यहाँ पे सैंपल की कोई कमी नहीं है, स्कूल ही सैंपल के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ सैंपल भरपूर है, सैंपल की कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 अलग अलग एरिया को, प्लॉट को क्या करेंगे? खरीद लेंगे। क्या करेंगे? उसको मार्क करेंगे, और उसमें फिर प्लांट डायवर्सिटी को स्टडी करेंगे, देखना कैसे करेंगे। फिर क्या करेंगे? स्टेप 3 मार्क कर लिया, 10 एरिया कहाँ का स्टडी करेंगे सबसे पहले मार्क कर लिया। उसके बाद एक एक करके क्वाड्रेंट रखते जाएंगे आराम से, ताकि प्लांट स्पीशीज दबा ना जाए, और 1 by 1 हर क्वाड्रेंट में प्लांट स्पीशीज को काउंट करेंगे। जैसे मान लो एक बार रखा है, हम देखिए किसमें कितना स्पीशीज आया? 4 आया।
तो ए बी सी डी करके उसका नाम दे देंगे, 4 है। फिर देखिए ए का 3 नंबर है, बी का 5 गो है, सी का 2 गो है, डी का 3 गो है। तो क्या करेंगे, रजिस्टर पे नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे अभी बताएंगे। तो दसों के दसों क्वाड्रेंट में जाके क्या करेंगे, ऐसे ही प्लांट स्पीशीज को काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद डाटा को क्या करेंगे, टेबल में नोट करेंगे। यही है टेबल। ये क्या है, कौन सा, स्टडी टेबल। तो बताओ पहला क्या हुआ, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे प्लांट स्पीशीज को जब आप वहां पर जाएंगे तो हो सकता है प्लांट स्पीशीज को आप पहचाने या फिर ना भी पहचाने। अगर आपको प्लांट स्पीशीज पहचानने नहीं आ रहा है तो आपको 5 प्रकार के प्लांट दिख रहे हैं, तो नाम जरूर उसका ए बी सी डी ई, समझ में। और एक अच्छे स्टूडेंट का ये पहचान है कि आप आज के दिन में मोबाइल तो सबके पास है, हालांकि आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप हॉस्टल में इसलिए नहीं है, नहीं तो मोबाइल तो आपके पास भी होता। तो सिंपल क्या करना है, कोई प्लांट स्पीशीज पर पता करना है तो ये खोलना है, गूगल पे जाना है। हाँ, गूगल पे जाना है, फिर यहाँ गूगल स्कैनर होता है, गूगल स्कैनर को ऑन करना है। फिर उस प्लांट के सामने इसको कैमरा ऑन करना है और उस प्लांट के सामने करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे उस प्लांट का नाम और पूरा डिटेल आ जाएगा कि कौन सा प्लांट है, तो आप उस प्लांट का नाम भी लिखेंगे। एक अच्छे स्टूडेंट का ये पहचान है कि मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग हर कोई कर रहा है, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने यहाँ पे ABCD करके दे दिया है, ठीक है। दूसरा, इधर क्या किया, कितने सैंपल ले रहे हैं हम, 10 क्वाड्रेंट ले रहे हैं और हर क्वाड्रेंट में A कितना आया यहाँ पे भरते जाएंगे, B कितना आया, है ना। हो सकता है आपको बहुत सारा सैंपल मिल गया हो। तो अब सुनना, वहां पर कई बार आपको घास दिखेंगे तो घास कभी गिन पाओगे, जो एबंडेंट है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अब घास हर क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो भर के आएगा तो उसको कंसीडर ही। अच्छा मान लो ऐसा जगह गए हो आप स्टडी करने जहाँ घास भी 1-2 गो मिलता है, तो उस केस में घास को कंसीडर कर लेंगे, समझ में आ गया। फिर इस टेबल में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन ऑल क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पर क्या बनेंगे, ए वाला 1 से लेकर 10 तक जितना है, मान लो यहाँ 2, यहाँ 4, 6, 2, 3, 1, 0, 7, 0, 1, उन सबको जोड़ के जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे यहाँ। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट। तो बताओ कितना क्वाड्रेंट है, 10। फिर उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उस स्पीशीज का डेंसिटी। ऐसे करके हम सभी प्लांट स्पीशीज का क्या निकालेंगे, डेंसिटी। और फिर गूगल स्कैनर से हम सभी प्लांट स्पीशीज को ABCD दिया, उसका क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन नाम और साइंटिफिक नाम, बॉटनिकल नेम लिखेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे कि किसका डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा और किसका डेंसिटी यहाँ पे कम है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट समाप्त। ये करने जाएंगे, मतलब कोई भारी भरकम चीज है नहीं। अच्छा तो है, कारण वाले डिपेंड करता है, नहीं तो ये चीज खराब भी लगता है लोगों को, खराब भी लगता है, तो पता भी नहीं होता क्वाड्रेंट क्या होता है और डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है, ये भी पता नहीं है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक बार बता दो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सर फ्रीक्वेंसी वही होता है जो अभी आप नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाने वाले हैं। आपको नहीं पता अरे वाह, सर टीचर है ना। बंद हो गया नहीं, अभी चलेंगे ना। अरे ये डेंसिटी फ्रीक्वेंसी तो देख रहे हो। हाँ, तो ये क्या हो गया, डेंसिटी। अब आप लोग को अभी क्या करना है, ये सब नहीं लिखना, आपको केवल क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल बना के काम करना है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फिर सॉरी डेंसिटी आ जाएगा। अगर डेंसिटी आ गया, यकीन मानिए फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी पता क्या है, आप कितना सैंपल ले रहे हो, 10 ले रहे हो, ये सेम टेबल रहेगा, बट उसमें क्या करेंगे, मान लो इधर देखो, इधर मान लो कि ए स्पीशीज 1 में मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ क्या लगाएंगे टिक, 2 में नहीं मिला क्रॉस। मान लो 6 को में मिला और 4 को में नहीं मिला, तो यहाँ क्या करेंगे कि कितने में वो मिला है, तो यहाँ क्या करेंगे 6 लिखेंगे, कितने क्वाड्रेंट में मिला और टोटल क्वाड्रेंट आपने स्टडी कितना किया 10, तो 6/10, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 6/10 × 100, वो उसका क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। बस इतना ही करना है। फ्रीक्वेंसी मींस अकरेंस और डेंसिटी मींस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। अकरेंस मतलब जस्ट प्रेजेंट और एब्सेंट, जस्ट प्रेजेंट और एब्सेंट, कि पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। दिस इज फ्रीक्वेंसी, कि कितना फ्रीक्वेंट है, कितना मिलता है, मतलब कितना जगह पाया जाता है।
और डेंसिटी इज घनत्व, कि कितना ज्यादा मिलता है, कहां मिलता है, कितना ज्यादा मिलता है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब सुनना, इधर 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 आ जाओ, सभी लोग इधर आ जाओ, टेबल बनाने का मौका देंगे आपको, सभी लोग इधर आ जाओ और एक बार चलते हैं आपके सिलेबस पे। चले? मुझे बताओ, ये आपका सिलेबस है और ये सीबीएसई से मैंने डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से, किया है ना? ये लिस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो बताओ, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, एक ही है? अगर एग्जाम में डेंसिटी पूछा है तो क्या फ्रीक्वेंसी निकालेंगे? नहीं। और फ्रीक्वेंसी पूछा तो क्या डेंसिटी निकालेंगे? नहीं। और अगर दोनों पूछ दिया और 4 ही नंबर का है तो निकालना पड़ेगा, दिन खराब हो चुका है, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा, नंबर 4 ही मिलेंगे, भले ही दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। लेकिन एक बात बताओ, बच्चा को ये समझ ही नहीं है कि पूछा फ्रीक्वेंसी है तो डेंसिटी क्यों निकाल रहा भाई? डेंसिटी में कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा, फ्रीक्वेंसी में तो बस टिक लगाना और क्रॉस करना है और जोड़ के 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। पूछा फ्रीक्वेंसी, जबरदस्ती डेंसिटी निकाल रहा है और मन में खुश भी हो रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट आ गया जो हमने किया था, हमको आता है, और पूरा डेंसिटी निकाल के लिख भी दिया, प्लांट स्पीशीज ए हैज हाईएस्ट डेंसिटी एंड बी हैज लोएस्ट डेंसिटी, और घर पे आके बोल रहा है यस, इस बार एग्जाम में 30 में 30 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में। फिर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा है किसी सीनियर से, फिर सीनियर से पूछ रहा है क्या लिख के आया बताओ, बोला कुछ नहीं, ये डेंसिटी तो पूछा था, ऐसे किए निकाल दिए, और सीनियर अंदर में मुस्कुरा रहा है उसके दया आ रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है बेचारा कितना मासूम है क्योंकि अब कुछ हो भी नहीं सकता है, कॉपी जमा हो गया ना, क्या उसको 1 नंबर भी मिलेगा? नहीं। अब मान लो पूछा फ्रीक्वेंसी था, आपने डेंसिटी निकाला, मान लो पूछा डेंसिटी था और आप निकाल के क्या आ गए? फ्रीक्वेंसी। बोले हमको क्रॉस और टिक करने में मजा आता है, हम वही करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और पूछा क्या था? डेंसिटी। अगर दोनों पूछा है तब हम दोनों निकालेंगे, और अगर दोनों नहीं पूछा है तो हम क्यों दोनों निकालें? और आपका सिलेबस में भी अलग अलग दिया हुआ है। तो जैसे मैंने डेंसिटी का आपको कॉपी बना के दे दिया है, वैसे ही मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का भी कॉपी बना के दे दिया है। देखो यहाँ पे एम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लांट एक्सिस बाय क्वाड्रेट मेथड। यहाँ पे भी मटेरियल सेम होगा रिक्वायरमेंट में। प्रिंसिपल क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज कंसर्न विद द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इंडिविजुअल, कि कितना मिलता है, यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें जितना प्लांट कम्युनिटी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसे प्रेजेंट किया जाता है? परसेंटेज। एंड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग यूनिट क्या हमारा? क्वाड्रेट। इन व्हिच स्पीशीज अकर्स, जिसमें स्पीशीज पाया गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट। मान लो 6 में पाया गया, आपने 10 स्टडी किया है, तो 6 डिवाइडेड बाय 10, और फ्रीक्वेंसी को हमेशा किसमें दिखाते हैं? परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 60%। 6/10, इसलिए मैंने 10 सैंपल ही लिया है ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो, आप बायोलॉजी को बायोलॉजी समझें, मैकेनिक्स समझ के छोड़ ना दें, ठीक है, इसलिए मैंने 10 लिया। अगर मान लो 7 ले लेते बच्चा प्रैक्टिकल छोड़ दिया होता कि सर आप कीजिए, आप डाटा बता दीजिए, हम कॉपी बना लेंगे। 7 ले लेंगे सैंपल? 11 ले लेते हैं, चलो 11 ठीक है। देख लो, आप अपने साथ ले सकते हो, खत्म नहीं करने में आसान रहेगा, ठीक है। प्रोसीजर इसमें भी वही है कि आप क्वाड्रेंट लेंगे, 10 को एरिया करेंगे, और इसमें काउंटिंग नहीं करना है, बस क्या करना है, कहाँ वो स्पीशीज मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, इतना ही करना है। और ऑब्जर्वेशन टेबल भी कुछ वैसा ही होगा, बस क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे क्या करना है? टिक और क्रॉस लगाना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जिसमें कि वो स्पीशीज मिला है, तो मान लो 10 में 7 में मिला है तो 7, और यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल 10, तो 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 70% क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही अंत में आप प्लांट स्पीशीज का नाम लिख देंगे, और अंत में क्या करेंगे आप? यहाँ पर किसका ये फ्रीक्वेंसी और किसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये लिख देंगे। इस तरीके से आपका माइनर एक्सपेरिमेंट समाप्त हुआ। यही है। अब इसी को जाके जंगल में करना है। अब जंगल में समझ में आएगा नहीं आएगा? हो गया है कि स्कूल वगैरह में बच्चे को थ्योरी बताया नहीं जा रहा है। अरे घंटा घुमा देते हैं, घंटा तो रहता नहीं है, हथौड़ी सूता सब दे देते हैं, काटी बाटी, बच्चा अपना माथा कान फोड़ के आ जाता है उधर से, हाथ में कटी टोपी क्या, ठीक है, वो उधर से पट्टी लगवा के आ रहा है।
उसको पता ही नहीं डेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, प्लांट डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, उसको ये नहीं पता है कम्युनिटी क्या होता है, उसको ये नहीं पता है पॉपुलेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करें, फ्रीक्वेंसी का डाटा तो घर पे बना लेना। अच्छा बताओ, आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी का भी अलग डाटा ला सकते हैं और डेंसिटी का भी अलग डाटा, मगर आप चूंकि जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपका एक्सटर्नल कुछ नहीं बोलेगा कि सेम डाटा को क्यों यूज किया, कुछ नहीं बोलेगा। भाई इतना जंगल है तो क्या दिन भर जंगल में भौंकेगा बच्चा, भाई एक डाटा को दो एक्सपेरिमेंट यूज तो कर ही सकते हैं ना, तो सेम डाटा को आपको यूज करना है। तो अभी हम जंगल में जाके किसके लिए टेबल लेके जाएंगे, डेंसिटी, और उसी से आप क्या करेंगे, अगले दिन कॉपी पर बैठ के क्या बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो डेंसिटी वाला टेबल आप क्या कर लें, नोट कर लें अपने अपने कॉपी में, एक कलम ले लें और सब स्कूल ड्रेस में अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, और वहाँ क्या करेंगे, चलो इसको नोट करो जल्दी से, इस टेबल को नोट करो, हर बच्चा नोट करो अपना अपना। तो यही था, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन।